हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद रेलिवेंट रेवेन्यू। देखिए, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रिक्वायर्स दैट ओनली। अगर आपने एक्यूरेट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू pertaining to that particular accounting period should be considered। जो एक्सपेंसेस है ना, जो किससे रिलेटेड होंगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड से, सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होंगे जिससे रेवेन्यू होगी, है ना, उसको कंसीडर्ड किया जाएगा। मतलब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसी को ही कंसीडर हम करेंगे। देयर हैज टू बी प्रिसाइज matching between cost incurred and revenue earned for a relevant period। relevant period मतलब same period। मतलब जो भी हमारी रेवेन्यू है और जो भी हमने खर्चा किया, कॉस्ट की है ना, वो रेलिवेंट पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम उनमें मैच कर सकते हैं। ठीक है, उनमें मैचिंग कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज पॉपुलरली नोन एज अ मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इसका जो नाम है वो है मैचिंग प्रिंसिपल फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और वो जो कॉस्ट और जो रेवेन्यू है वो रेलिवेंट पीरियड की होनी चाहिए, मतलब सेम पीरियड की होनी चाहिए। ठीक है, फॉर करेक्टली मैचिंग रेवेन्यू टू रेलिवेंट कॉस्ट, है ना, द फॉलोइंग कंसिडरेशन मस्ट बी फॉलोड। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, रेलिवेंस ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए, ओनली only the expenses related to the revenue earned in a particular period should be taken into account। मतलब सेम पीरियड की इनकम और सेम पीरियड की कॉस्ट एक्सपेंसेस जो है हम कंसीडर करेंगे, है ना। इन दिस रिगार्ड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर आपने नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा तो आपको नीचे लिखी गई बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, दैट आर रिलेटेड टू रेवेन्यू अर्नड फॉर करंट पीरियड। जो करंट पीरियड के लिए हम जिस रेवेन्यू को हम अर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस हैं, बट हैव नॉट बीन, पर इसको अभी तक हमने पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जो खर्चा हो तो चुका है पर अभी तक हमने उसका पैसा पे नहीं किया है ना। हेंस सच एक्सपेंसेस शुड बी मेड पार्ट ऑफ नेट ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का पार्ट है ना, प्रॉफिट का पार्ट माना जाना चाहिए। एंड लॉस अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब अगर हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब इंक्लूड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज, रेंट अनपेड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड दिस शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। देखिए, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको कंसीडर करेंगे, है ना, और दूसरा बैलेंस शीट में हम एज अ लायबिलिटीज को शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे जा करके मैंने क्लियरली जो है वो इसकी प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया है, न्यूमेरिकल्स की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाया है, बैलेंस शीट बना के दिखाई है। तो अभी ये बिल्कुल बेस आपका तैयार हो रहा है ना। तो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। These expenses are those that relate to revenue benefit to be derived in future period but have been paid in present period। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, these expenses are those prepaid expenses, वो expenses हैं that relate to the revenue, है ना, to be derived in future। वो revenue जो हमको future में होगी उससे related, है ना, बट हैव बीन पेड इन एडवांस इन द प्रेजेंट, पर हमने वो प्रेजेंटली पे कर दिया है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सपेंस है प्रीपेड, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, पर एट प्रेजेंट हमने इसको प्रेजेंट में ही पे कर दिया है एडवांस में। सो सच एक्सपेंस शुड नॉट बी मेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड। सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड टैक्सेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके प्रीपेड एक्सपेंस के। इसको हम एज अ एसेट शो करते हैं, है ना, बैलेंस शीट में, और मैंने बताया भी आपको क्यों करते हैं। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको शो करना पड़ता है एज अ एसेट। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और क्लोजिंग स्टॉक, देखिए, द स्टॉक ऑफ गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी कैरिड
फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज अ ओपनिंग। देखिए ऐसा स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर सोल्ड नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। सच अ प्रैक्टिस इज फॉलोड, है ना, बिकॉज सच गुड्स शैल बी सोल्ड ओनली इन द फोर्थ कमिंग ईयर, क्योंकि इन गुड्स को आने वाले साल में बेचा जाएगा, इसलिए इस रूल को हमको मतलब एज ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमको उसको शो करना पड़ेगा। हेंस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज कंसीडर्ड एज एन एसेट। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस साल का उसको हम एज अ एसेट जो है वो बैलेंस शीट में शो करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच क्लोजिंग स्टॉक आर आल्सो कैरिड फॉरवर्ड। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच क्लोजिंग स्टॉक, जो भी एक्सपेंसेस हमने क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड किए होंगे हैं इस क्लोजिंग स्टॉक पर, उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये चीजें मैंने आगे की भी हैं, प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। इनकम एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। द incomes that are accrued or receivable in the present period should be accounted for in the period and in the profit and loss account of the current period। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, the incomes that are accrued, ऐसी इनकम जो कि accrued इनकम है, जो कमा ली गई है पर अभी रिसीव नहीं हुई है ना, या फिर ऐसी इनकम जो कि एडवांस में रिसीव की गई है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए ध्यान से, द इनकम दैट आर एक्रूड और रिसीवेबल इन द प्रेजेंट पीरियड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसको मतलब हम कंसीडर करेंगे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाया जाएगा। द इनकम्स दैट हैव बीन रिसीव्ड, देखिए ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है ना, शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी शो किया जाएगा और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, कि एक इनकम एक्रूड वो इनकम है जो अभी रिसीवेबल है, जो अभी रिसीव नहीं की गई है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है दिखाया जाएगा इनकम एक्रूड को। बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में दिखाया जाता है एक्रूड इनकम को, ठीक है, ये एसेट मानी जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जाएगा, ठीक है। डबल इफेक्ट होगा इसका स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सिंगल इफेक्ट भी होता है और डबल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इफेक्ट फिलहाल बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है आपका, इसका सिंगल इफेक्ट यहाँ बताया गया है कि इसको लायबिलिटी माना जाएगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आगे भी बताई हैं, यहाँ पे आप जो फिलहाल लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। फिर है प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल रेवेन्यू एंड इनकम, जो भी प्रोविजन हमने बनाया है ना, प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल रेवेन्यू एंड इनकम मस्ट बी क्रिएटेड एंड शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट के अगेंस्ट, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट लॉस इनकर्ड, ऑल लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंट पीरियड शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारी लॉसेस होगी प्रेजेंट की, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, चाहे वो एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद रेलिवेंट रेवेन्यू, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।